नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। एक चरण के विधानसभा चुनाव के लिए केरल में 70%, तमिलनाडु में 63% से अधिक और पुदुचेरी में 78% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 78% और असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 79% वोट डाले गए। सरकार ने कहा, भारत में 10 लाख आबादी पर कोविड मरीजों और मरने वालों की संख्या विश्व में सबसे कम बनी हुई है। केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा। सरकार ने टीवी चैनलों को दवाई भी कड़ाई भी संदेश को अधिक से अधिक प्रसारित करने को कहा। दिल्ली में कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों, नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानूनों के बारे में भ्रांतियां दूर करने को कहा। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता की। परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक भागीदारी पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, अमृत महोत्सव को आत्मनिर्भर भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत होना चाहिए। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का, केरल, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव का मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो गया। साथ ही तमिलनाडु की कन्याकुमारी और केरल में मल्लापुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले गए। शाम 5:30 बजे तक असम में लगभग 79%, केरल में करीब 70%, पुदुचेरी में 78% से ज्यादा, तमिलनाडु में 63% से अधिक और पश्चिम बंगाल में 78% मतदान हुआ। केरल में मल्लापुरम में लगभग 68% और तमिलनाडु में कन्याकुमारी में 52% से ज्यादा वोट डाले गए। शुरू से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का उपयोग किया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर सीधी निगरानी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। इनमें महत्वपूर्ण और संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड सुरक्षा मानकों का पालन किया गया और मतदाताओं की सुरक्षा के लिए चुनाव अधिकारियों ने मतदान से एक दिन पहले इन मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई और उचित दूरी बनाए रखने के प्रबंध भी किए गए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल हुई। इन 43 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 7 अप्रैल है और यहां 22 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य में 7वें और 8वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच बृहस्पतिवार को होगी। 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 7वें चरण में 36 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को और बाकी के 35 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8वें और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले 4 सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी। सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए
लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने नई दिल्ली में बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीका जरूर लगवाएं। श्री पॉल ने यह भी कहा कि दुनिया भर में कहीं भी 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत से जूझना है। वही टूल्स हैं हमारे, लेकिन उन टूल्स को हमने परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, चाहे कंटेनमेंट की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, या अस्पतालों की तैयारी की बात हो, या वैक्सीनेशन को पहुंचाने की बात। जिस एलिजिबल ग्रुप को मिलना चाहिए, जहां भी पैंडेमिक है वहां मिलेगा तो बचाव होगा, जान बचेगी। सरकार ने हालांकि ये भी कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले और इससे मरने वालों की संख्या अन्य देशों की तुलना में अब भी सबसे कम बनी हुई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड मरीजों की संख्या 9,192 है, जबकि विश्व औसत 16,783 है। उन्होंने बताया कि सितंबर के मध्य में कोविड मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, लेकिन इसके बाद लगातार इनकी संख्या कम होती गई और फिर इस महीने के पहले सप्ताह में इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई है। श्री भूषण ने बताया कि देश में इस समय मरीजों की संख्या 7,88,000 से अधिक है। उन्होंने बताया कि देश में 10 ऐसे जिले हैं जिनमें संक्रमण के सबसे अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। इनमें से 7 महाराष्ट्र में और एक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तथा दिल्ली में है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश के कुल सक्रिय मामलों का लगभग 58% केवल महाराष्ट्र में है, जो बहुत चिंता की बात है। 250 मृत्यु प्रतिदिन हो गई हैं। मृत्यु के मामले में जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं, उस समय देश की कुल मृत्यु के 34% महाराष्ट्र में होते हैं। तो ये चिंता की बात है। 58% सभी केसेस का एक राज्य में होना और 34% सभी मृत्यु का एक राज्य में होना, ये चिंता को बढ़ाता है। श्री भूषण ने बताया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भेजने के लिए 50 उच्च स्तरीय बहुआयामी जन स्वास्थ्य टीमें तैयार की हैं। ये महाराष्ट्र के 30, छत्तीसगढ़ के 11 और पंजाब के 9 जिलों में जाएंगी। ये टीमें संक्रमण पर नियंत्रण, निगरानी और कंटेनमेंट उपायों में इन राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने टीकाकरण के बारे में बताया कि देश में 80 से भी कम दिन में 8 करोड़ से अधिक कोविड की खुराक दी गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अच्छे तालमेल के कारण ये संभव हुआ है। देश में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें कुछ राज्य हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात भी हम आपके सामने लाना चाहते हैं। तो अच्छा काम महाराष्ट्र में भी हो रहा है। वहाँ 81 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज एडमिनिस्टर की जा चुकी है। 8 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी एडमिनिस्टर की जा चुकी है। अच्छा काम गुजरात में हो रहा है। वहाँ 76 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। 8,71,000 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राजस्थान में 72,99,000 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 72 लाख लोगों को पहली डोज, वेस्ट बंगाल में 65 लाख लोगों को पहली डोज, कर्नाटक में 48 लाख लोगों को, मध्य प्रदेश में 44 लाख लोगों को और केरला में 40 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। दूसरी डोज के आंकड़े भी हमने आपको दिखाए। इस बीच देश में कोविड संक्रमण बढ़ने से रोगियों की संख्या बढ़ गई है। इस समय देश में कोविड के 7,88,000 से अधिक रोगी हैं, जिसके कारण देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 92.48% रह गई है। कल 50,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक 1 करोड़ 17 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 96,982 नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही 446 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। अधिकांश केसेस 10-11 स्टेट्स में है, तो भी सारे देश में हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, हर समय करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर की मदद से साफ रखना, भीड़ भड़क्के के स्थानों पर जाने को अवॉइड करना, ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करना। इस नाते आप सबसे मेरी अपील है, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए
के, समाज के और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने में जरा भी चूक ना करें, जरा भी लापरवाही ना करें। केंद्र सरकार ने आज एक आदेश जारी करके 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, बार-बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता फैलाएं और कोविड नियमों का पालन करने तथा पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें। मंत्रालय ने देश में कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने फिर कहा है कि जनहित में इन संदेशों को प्रचारित करने में टीवी चैनलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आवश्यक सेवा में कार्यरत लोगों को छोड़कर दिल्ली पुलिस रात्रि कर्फ्यू को कड़ाई से लागू करेगी। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के लिए नए कर्फ्यू पास जारी करेगी और इसके लिए लोग दिल्ली पुलिस की वेबसाइट देख सकते हैं। दिल्ली में रात के कर्फ्यू लगाने के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रवेश की अनुमति उन्हीं लोगों को होगी जिनके पास अपनी वैध पहचान पत्र के सत्यापन के बाद आवश्यक श्रेणी में आते हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी अपने उन आवश्यक श्रेणी में नहीं आने वाले सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा रात 10 बजे से पहले पूरी कर लें। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। महाराष्ट्र कोविड टीके की 80 लाख खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में कल तक 81,21,332 नागरिकों को टीका लगाया गया। 4 लाख नागरिकों का रोजाना टीकाकरण किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की अध्यक्षता में राज्य में कोरोना टीकाकरण संबंधित योजना और समन्वय को लेकर आज बैठक हुई। 80 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाकर महाराष्ट्र को देश में सबसे आगे रखने के लिए राज्य प्रशासन को बधाई देते हुए मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण की गति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा टीकों की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कहा कि महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ 6 लाख खुराक प्राप्त हुई है, जिसमें से 88 लाख खुराक का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में खुराक की अपव्यय दर 3% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम और आधी है। इस बीच कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए 30 अप्रैल तक राज्य में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा किराने, दवाई जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद कर दी गई। सिटीजन आकाशवाणी समाचार मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। KEM अस्पताल मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। एक चरण के विधानसभा चुनाव के लिए केरल में 70%, तमिलनाडु में 63% से अधिक और पुदुचेरी में 78% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 78% और असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 79% वोट डाले गए। सरकार ने कहा, भारत में 10 लाख आबादी पर कोविड मरीजों और मरने वालों की संख्या विश्व में सबसे कम बनी हुई है। केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा। सरकार ने टीवी चैनलों को दवाई भी कड़ाई भी संदेश को अधिक से अधिक प्रसारित करने को कहा।
दिल्ली में कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों, नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानूनों के बारे में भ्रांतियां दूर करने को कहा। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता की। परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक भागीदारी पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, अमृत महोत्सव को आत्मनिर्भर भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि कानूनों, नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानून के बारे में गलत बातें प्रसारित की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीएए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी ने अनुच्छेद 370 रद्द करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। केंद्र ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में नए सचिव तथा विशेष सचिवों की नियुक्ति की है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक कैडर के 1987 के बैच के आईएएस अधिकारी अजय सेठ को आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव बनाया गया है और केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को संसदीय मामलों में मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। अली राजा रिजवी को सार्वजनिक उपक्रम विभाग में नए सचिव बनाया गया है, जबकि जतेंद्र नाथ स्वैन को मत्स्य पालन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अंजलि भावरा दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग में सचिव होंगी और अनिल कुमार झा को जनजातीय मामलों के मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। न्यायमूर्ति रमन्ना अगले वर्ष 26 अगस्त तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। वे 17 फरवरी 2014 को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। न्यायमूर्ति रमन्ना आंध्र प्रदेश में किसान परिवार से हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इस बार कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव के लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्धाओं, अभिभावकों
और शिक्षकों के साथ नए प्रारूप में यादगार चर्चा होगी, जिसमें व्यापक विषयों पर कई रोचक सवाल होंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव दूर करने और उनका मनोबल बढ़ाने में मदद करेगा। श्री पोखरियाल ने कहा कि ये पहला अवसर है जब 81 देशों के विद्यार्थियों ने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में भी भाग लिया। लगभग 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुछ अभिभावक भी हैं और कुछ अध्यापकगण भी हैं। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि दुनिया के लगभग 81 देशों के बच्चे प्रधानमंत्री जी के इस प्रेरक कार्यक्रम से सीधे जुड़े हैं और तनाव रहित परीक्षा कैसे दी जा सकती है, प्रधानमंत्री जी का जो अद्भुत हमको मार्गदर्शन मिलता है, जो परीक्षाओं में हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। मैं समझता हूं कि ये परीक्षा पे चर्चा का जो चौथा संस्करण है, जो दुनिया में अद्भुत है, अभिनव है। कर्नाटक के उडुपी जिले की अनुषा कुलाल और बेंगलुरु के मनोज को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा की तैयारी के बारे में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। हमारे बेंगलुरु संवाददाता ने इन दोनों विद्यार्थियों से बातचीत की और बताया कि वे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काफी उत्सुक हैं। अनुषा कुल्लल चारमुखी नारायण शेट्टी मेमोरियल सरकारी पाठशाला में पढ़ती है, जो आगुम्बे सनराइज पॉइंट के पास वेस्टर्न घाट्स में स्थित है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उनको मिले अवसर पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने के लिए वे तैयार हैं। नंदगुड़ी होबली के तावरेकेरे गांव में स्थित सरकारी पाठशाला में पढ़ रहे मनोज ने खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले सुझाव से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाई की तरफ उनका लगन बढ़ेगा। कल प्रधानमंत्री से वे पूछना चाहते हैं कि पाठशाला कोविड के कारण बंद हो जाने की वजह से वे कैसे अपना समय बिताएं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सार्वजनिक संवाद में शब्दों की शालीनता और भाषा की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है। उपराष्ट्रपति आज दक्षिण गुजरात में ऐतिहासिक दांडी गांव में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित 25 दिन के दांडी मार्च समारोह के समापन अवसर पर बोल रहे थे। श्री नायडू ने लोगों से कहा कि वे हमेशा अपने विरोधियों के लिए भी विनम्र और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि बापू का अहिंसा का सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं था, बल्कि ये शब्दों और विचारों पर भी लागू होता है। उनकी अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वचन और विचारों में भी अहिंसा होना आवश्यक था। ये आज भी बहुत जरूरी है। हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में आलोचना करते हुए या उल्लेख करते हुए प्रेम पूर्वक, क्योंकि हमारा सब लोग भारत का नागरिक है, भाई और बहन है। हम राजनीति में एक दूसरे को प्रतिद्वंदी हो सकती है, मगर शत्रु नहीं है। We have to respect the people's mandate. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमृत महोत्सव को आत्मनिर्भर भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये एक ऐसा उत्सव है जो हमें हमारी छिपी हुई शक्तियों को फिर से दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें अपनी सही जगह हासिल करने के लिए ईमानदारी और सहयोग से काम करने के लिए प्रेरित करता है। भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह चलने वाली आजादी के अमृत महोत्सव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से रवाना किया था। एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सुबह ऐतिहासिक तटीय शहर दांडी पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रेरणा मंदिर का दौरा किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक के पैदल मार्च में भाग लेने वाले सभी दांडी यात्रियों के साथ बातचीत भी की। उपराष्ट्रपति ने सैफी विला का भी दौरा किया, जहां गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक दांडी यात्रा के दौरान 4 अप्रैल 1930 को रात्रि विराम किया था। उन्होंने दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का भी दौरा किया। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ऐसे स्मारक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे आज की युवा पीढ़ी को उनके आदर्श पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सके। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस वर्ष होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में
व्लादिमीर पुतिन की यात्रा की तैयारी के बारे में प्रमुखता से बातचीत की गई। श्री जयशंकर ने बताया कि परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक भागीदारी पर भी बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा सहित संपर्क से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। We talked about long-standing partnership in nuclear, space and defense sectors. We assessed positively our economic cooperation, noting the new opportunities in Russian Far East. We spoke of connectivity, including the International North-South Transport Corridor and the Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor. Our rapidly expanding energy cooperation that now includes long-term commitments was also on the agenda. श्री जयशंकर ने भारत के गगनयान कार्यक्रम में सहायता के लिए रूस की सराहना की। रूस के विदेश मंत्री ने बताया कि भारत में रूस के सैन्य उपकरणों के विनिर्माण के बारे में भी बातचीत की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने आज महाराष्ट्र के नए गृहमंत्री का पदभार संभाल लिया। श्री पाटिल ने अनिल देशमुख का स्थान लिया है। पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच सीबीआई से कराने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्होंने कल गृहमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। भारतीय शेयर बाजारों में पिछले वित्त वर्ष में 2,74,000 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी निवेश बढ़ा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों में विदेशी निवेशकों के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा है कि कई चरणों में अपेक्षित आर्थिक सुधारों की तुलना में नए डिजाइन किए गए प्रोत्साहन पैकेजों के तेज होने के कारण ऐसा हुआ है। आकाशवाणी से बातचीत में अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने बताया कि हमने देखा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इंडियन कैपिटल मार्केट्स में पिछले साल 2,74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आई, जबकि पिछला साल पैंडेमिक से ग्रस्त था। इससे पता चलता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी में वो बढ़ रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार ने सेंसिटिविटी दिखाते हुए जो रेगुलरली आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर जो मेजर्स दिए उससे रेगुलरली प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ी है और इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिला है, पर्टिकुलरली एमएसएमई इंडस्ट्री। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 42 अंक बढ़कर 49,201 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 46 अंक की बढ़त के साथ 14,684 पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कल सुबह 10 बजे बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बैंक ने अपनी पिछली द्विमासिक मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। यूएफए चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल के पहले चरण का मुकाबला आज देर रात खेला जाएगा। पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन की रियल मैड्रिड का सामना इंग्लिश टीम लिवरपूल से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में मैनचेस्टर सिटी का सामना जर्मनी की बोरुसिया डॉर्टमंड से होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में एसोसिएशन ने यह भी आग्रह किया कि सार्वजनिक स्थानों और बड़े समारोहों में प्रवेश के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर देना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक चरण के विधानसभा चुनाव के लिए केरल में 70%, तमिलनाडु में 63% से अधिक और पुदुचेरी में 78% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 78% और असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 79% वोट डाले गए। सरकार ने कहा भारत में 10 लाख आबादी पर कोविड मरीजों और मरने वालों की संख्या विश्व में सबसे कम बनी हुई है। केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा। सरकार ने टीवी चैनलों को दवाई भी कड़ाई भी संदेश को अधिक से अधिक प्रसारित करने को कहा। दिल्ली में कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों, नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानूनों के बारे में भ्रांतियां दूर करने को कहा।
प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता की। परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक भागीदारी पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, अमृत महोत्सव को आत्मनिर्भर भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत होना चाहिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।